Hello everyone, this is Rajni Mehta, Assistant Professor of Political Science. Welcome to my YouTube channel Political Mirror. आज हम करेंगे भारत में दबाव समूह। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया कि दबाव समूहों की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में क्या उपयोगिता है, क्या योगदान है, क्या वो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को प्रभावित करते हैं। इस तरह की हमने बहुत सारी चीज़ें दबाव समूह में पढ़ी। लेकिन आज हम करेंगे कि भारत के अंदर जो दबाव समूह हैं वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं और भारत में दबाव समूहों की क्या प्रोग्राम चलते हैं, कैसे वो अपनी नीतियों को आगे काम करवाते हैं, किन साधनों के द्वारा करते हैं। इस तरह से हम दबाव समूहों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में दबाव समूह। स्वतंत्रता से पहले भारत में अनेक हित समूह कार्यरत रहे। देखिए, हालांकि दबाव समूह शब्द नहीं यूज़ हुआ, लेकिन कहते हैं कि स्वतंत्रता से पहले ही भारत में दबाव समूह थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए, बहुत सारे ऐसे संगठन बने जिन्होंने समाज सुधार के रूप में कार्य किया, समाज में योगदान दिया, समाज की बुराइयों को दूर किया और समाज के अंदर अनेक सुधार किए। जैसे कि हमारे समाज के अंदर हमने देखा ब्रह्म समाज आंदोलन आया, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आई, इन्होंने समाज सुधार के कार्य किए। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ये आरंभ में हित समूह ही थे, ये राजनीतिक दल नहीं थे। इनका उद्देश्य मध्यम वर्ग के हितों की अभिवृद्धि करना था। कांग्रेस तो बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गई, बहुत सारे मूवमेंट चलाए देश को आज़ाद कराने के लिए। जन आंदोलन के रूप में संगठित करने के लिए कांग्रेस ने अनेक संगठनों का निर्माण किया, जैसे कृषक संगठन, श्रमिक संगठन, छात्र समुदाय इत्यादि। मुस्लिम समाज के हितों की अभिवृद्धि के लिए मुस्लिम लीग काफ़ी सक्रिय रही है, मुसलमानों को बढ़ावा दे रही थी और मुस्लिम लीग के प्रभाव को संतुलित करने के लिए ही हिंदू महासभा की स्थापना हुई और कांग्रेस एक राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गई। जैसा कि शुरू में जो आंदोलन थे वो हालांकि नाम नहीं है दबाव समूह, लेकिन वो हित समूह थे। उन्होंने समाज के अंदर बुराइयां दूर की, समाज के अंदर जन आंदोलन का रूप लिया, इसलिए उन्हें हम कह सकते हैं कि भारत में ये प्राचीन काल से ही मौजूद रहे हैं। भारत में दबाव समूह के प्रकार, कितने टाइप के भारत में दबाव समूह हैं। सबसे पहले हम कहेंगे संगठित व्यापारिक दबाव समूह। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि संगठित व्यापारिक दबाव समूह कि जिनमें संगठन है। जैसे कि हम अपने देश की बात करें तो कुछ ऐसे घराने हैं जिन्होंने पूरे व्यापार को अपनी मुट्ठी में बांध रखा है। पूरा जो व्यापार है उन परिवारों तक केंद्रित हो गया, संगठित हो गया। जैसे कि टाटा, बिरला, गोयनका, अंबानी, अडानी, कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने पूरे उद्योग धंधों को अपने एकाधिकार में कर रखा है। जैसे मारवाड़ी, गुजराती, सैनी, पारसी आदि बहुत सी ऐसी श्रेणियाँ हमारे देश के अंदर मौजूद हैं। हमारे देश में कुछ औद्योगिक संस्थाएं भी हैं, जैसे भारतीय वाणिज्य संघ, भारतीय राष्ट्रीय वाणिज्य संघ। अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं पर इनका नियंत्रण है। नीतियाँ, ये देश में कोई भी कानून बनता है तो ये दबाव डालते हैं और अपने औद्योगिक समूहों के हितों को पूरा करने के लिए कानूनों का निर्माण भी करवाते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी पावर होती है, मनी होती है, तो ये सरकार पर दबाव डाल देते हैं। सेकंड है व्यापारिक संघ, जो व्यापार के संगठन है। 1920 में कांग्रेस के अधीन था अखिल भारतीय व्यापार संघ, आज़ादी से भी पहले की बात है। व्यापारिक संघ के रूप में भारत में ये प्रथम दबाव समूह था। 1948 में जब भारतीय राष्ट्रीय व्यापारिक संघ कांग्रेस स्थापित किया, इसके अतिरिक्त हिंदू मजदूर संघ, व्यापारिक संघ कांग्रेस, हिंदू मजदूर परिषद, ऐसे अनेक संगठन हैं जो भारतीय राजनीति में दबाव समूह के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो व्यापारियों के हितों की बात करते हैं। नेक्स्ट है किसान संगठन या कृषक संगठन। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। बिना कृषि के भारत का विकास नहीं हुआ। देश की अधिक से अधिक जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। तो किसान लोग अपने हितों में कानूनों का निर्माण करने के लिए, नीतियों में चेंजेस करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं और अपने हितों में कानूनों का निर्माण करवाते हैं।
हाल ही में एक बहुत ज्वलंत एग्जाम्पल आपके सामने है कि 4 महीने से ऊपर होकर किसान संगठन धरने पर बैठे हैं और जो काला कानून 3 काले कानून सरकार ने बनाए हैं उनके विरोध में बैठी है कि उनके जो विरोध में कानून बना है उसे वो बदल सकें। वो दबाव समूह के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। हमारे भारत में कुछ महत्वपूर्ण किसान संगठन हैं: अखिल भारतीय किसान सभा, हिंद किसान पंचायत, संयुक्त किसान सभा, क्रांतिकारी किसान सम्मेलन, श्रमिकों व कृषकों का दल इत्यादि। नेक्स्ट है पेशेवर दबाव समूह। पेशेवर यानी पेशे के आधार पर भी भारत में दबाव समूह बने हुए हैं। जो व्यक्ति जिस पेशे से संबंधित होता है उस ग्रुप में शामिल हो जाता है और अपने पेशे से संबंधित नीतियों और कानूनों का निर्माण करवाते हैं। जैसे अखिल भारतीय कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय डॉक्टरी संघ, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय वकील संघ, अखिल भारतीय कॉलेज प्राध्यापक संघ, अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ इत्यादि। भाषाई दबाव समूह। भाषाई दबाव समूह देखिए, भारत के अंदर जो संविधान द्वारा मान्यता है वो 22 भाषाओं को प्राप्त है। हिंदी की देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। अपनी भाषा की रक्षा के लिए दबाव समूह बने हुए हैं। दक्षिण भारत में विशेषकर ऐसे भाषाई संगठन हैं जो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं मानते और वो अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा मानने के लिए दबाव डालते रहते हैं, जैसे आंध्र महासभा, तमिल संघ, गोरखा संघ, नागा विदर्भ संघ इत्यादि। विद्यार्थी दबाव समूह। विद्यार्थी नाम से ही पता चल रहा है, स्टूडेंट्स ने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई होती हैं, ग्रुप बनाए होते हैं ताकि वो अपने साथ हुए गलत नीतियाँ या फिर अपने हितों में कानून का निर्माण करने के लिए सरकारों पर दबाव डालें। भारत के अंदर अनेक विद्यार्थी दबाव समूह हैं। भारतीय विद्यार्थी राष्ट्रीय संघ, विद्यार्थी संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो बहुत फेमस है, जिसे हम ABVP भी बोलते हैं, प्रगतिशील विद्यार्थी संगठन, समाजवादी विद्यार्थी संगठन, अखिल भारतीय सिख विद्यार्थी संघ, समाजवादी युवा जन सभा इत्यादि। लास्ट है गांधीवादी विचारधारा पर आधारित समूह। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे समूह जो गांधी के विचारों को फॉलो करते हैं और गांधी के विचारों को अपनाना चाहते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं कि गांधी के दर्शन को अपनाया जाए, जैसे कि भूदान आंदोलन, सर्व सेवा संघ, ग्रामीण औद्योगिक संघ इत्यादि। तो भारत में ये अलग अलग दबाव समूह है जो अपने हितों में कानूनों का निर्माण करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। दबाव समूह के तरीके या कार्यविधि के ढंग। अब बात आती है कि दबाव समूह दबाव डालते समय या सरकार को प्रभावित करते समय कौन से तरीके, टेक्निक्स यूज़ करते हैं। प्रदर्शन, हड़ताल और धरने। जैसा कि हम देखते हैं आए दिन सरकार की नीतियों के विरुद्ध कोई ना कोई दल या कोई ना कोई दबाव समूह प्रदर्शन करता है, हड़तालें करते हैं और धरने करते हैं, चाहे वो बैंक कर्मचारी हों, वकील हों, टीचर हों, स्टूडेंट हों। अपनी समस्याओं को पर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए, जन जागृति पैदा करने के लिए धरने देते हैं, हड़तालें करते हैं। प्रचार प्रसार के साधन। वे अपने हितों में कानूनों का निर्माण करने के लिए प्रचार प्रसार के साधनों का प्रयोग करते हैं, जिसमें टेलीविज़न मुख्य है, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएँ इत्यादि। आंकड़े प्रकाशित करना। वो जो स्टडी करते हैं और आंकड़े इकट्ठे करके सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं, जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि जनता का ध्यान आकर्षित किया जा सके और सरकार पर दबाव डाला जा सके। गोष्ठियाँ आयोजित करना यानी सभाएं करना। अपने हितों में कानून निर्माण करने के लिए सभाएं करते हैं, अपने कानूनों को समझाते हैं जनता को और जनता को बताते हैं कि किस तरीके से उनके साथ गलत हो रहा है और किस तरीके से सरकार तानाशाही हो रही है। लॉबिंग का मतलब होता है पर्दे के पीछे सरकार पर दबाव डालना। जब संसद का अधिवेशन चल रहा होता है या कार्य कर रही होती है सरकार, तो लॉबी में बैठकर सरकार का विरोध करना। रिश्वत, बेईमानी व अन्य उपाय। सरकार पर रिश्वत, बेईमानी इत्यादि अन्य उपायों पर भी दबाव डालते हैं। राजनीतिक दलों के साथ साठगांठ कर लेते हैं, उन्हें रिश्वत देते हैं ताकि कानूनों का निर्माण कराया जा सके। संसद सदस्यों के मनोनयन में रुचि। दबाव समूह होते हैं जो, जैसे बड़े बड़े दबाव समूह हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती, तो वो संसद सदस्यों को मनोनयन में भी रुचि रखते हैं ताकि उनके पसंद के उम्मीदवार संसद में जाएं और उनके हितों का निर्माण हो। न्यायालय की शरण। न्यायालय भी इससे अछूता नहीं है। दबाव समूह न्यायाधीशों को भी अपने चंगुल में फंसाते हैं, रिश्वत देते हैं और अपने हितों में निर्णय करवाते हैं। चुनावों में समर्थन करना। चुनावों के समय खूब पैसा देते हैं, वोट बैंक होता है इनके हाथ में, तो चुनावों के समय ये जिस भी दल से इनको मतलब होता है या अपने स्वार्थों की पूर्ति करनी होती है, तो वोट बैंक के रूप में काम आते हैं और सरकारों को इस तरीके से प्रभावित करते हैं कि उन्हें झुकना पड़ता है। दबाव समूह की आलोचना।
देखिए, दबाव समूह हमने देखा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि इन्हें निंदा की दृष्टि से देखा जाता है। प्रजातंत्र में इन्हें तुच्छ नज़र से देखा जाता है। इनको बहुत ही हम कहें कि उपयोगी नहीं माना जाता। तो कुछ आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। जन कल्याण की उपेक्षा। देखिए, दबाव सब स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। आम जनता के कल्याण से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। वो स्वार्थों के वशीभूत होकर अपने हितों में कानूनों का निर्माण कराते हैं। लाभ की लालसा। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना, कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो ताकि ये अपने हितों में काम करवा सकें। स्वार्थी प्रवृत्ति। ये स्वार्थी होते हैं, संकीर्ण सोच के होते हैं। इन्हें जनता से या कल्याणकारी कार्यों से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि राजनीति में आना इनका मतलब नहीं होता। इनका मतलब होता है पैसे कमाना। सरकार पर दबाव डालना। इनका उद्देश्य है सरकार पर दबाव डालना। सरकार पर दबाव डालकर ये अपने हितों में कानून का निर्माण कराते हैं, चाहे जनता के लिए वो कानून सही हो या ना हो, जो कि गलत है। अनुचित साधनों का प्रयोग। ये अपने हितों में कानूनों का निर्माण कराने के लिए अनैतिक साधनों का भी प्रयोग करते हैं। धरने हड़तालों में तोड़फोड़, सार्वजनिक सामान की तोड़फोड़ करना इत्यादि, जो कि गलत है। पर्दे के पीछे राजनीति को प्रभावित करना। जनता के प्रजातंत्र में जनता अपनी पसंद से सरकार बनाती है, लेकिन ये दबाव समूह पर्दे के पीछे रहकर उन्हीं जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करते हैं और जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, अपने स्वार्थ के पीछे होकर कार्य करते हैं।